देखो भाई, कल रिलेशन का टॉपिक हमने 11th क्लास में पढ़ाया था। आज थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को फंक्शन टॉपिक। पूरी 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस पे समझ लीजिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट यू मीन बाय फंक्शंस। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, चैप्टर का नाम है फंक्शन। तो इससे पहले कुछ चीजें पूछूंगा। ठीक है? यार मुझे ये बताओ कि अगर मान लो दो तरह, पहले तो ये बताओ कि वेरिएबल क्या होता है जिनकी वैल्यू चेंज होती है। सही बात है। अब वेरिएबल का मतलब ऐसी क्वांटिटी जो बार बार अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जो अपनी वैल्यू को फिक्स रखते हैं, मतलब जो बार बार चेंजेस जिनमें नहीं आते। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों वेरिएबल की जिनकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है हमारे पास, तो वेरिएबल दो तरह के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अगर मान ले दो ऐसे वेरिएबल को आपस में कंपेयर कर रहा हूं जिनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो जब मैं उनको कंपैरिजन करूंगा तो उनमें से एक बनेगा डिपेंडेंट, दूसरा बनेगा इंडिपेंडेंट, जो कि किसी न किसी पे निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके फादर की इनकम और आपकी पॉकेट मनी, तो फादर ने कुछ ना कुछ कमाया और आपको कुछ ना कुछ पॉकेट मनी दी कि बेटा मेरी इनकम जो है 50,000 है, 5,000 रुपए पॉकेट मनी पकड़। कल को पिताजी को इंक्रीमेंट मिल गया, आपकी तनख्वाह हो गई 1 लाख रुपए, है ना लोग? अब पिताजी ने कहा कि बेटा एक काम कर, 5,000 से क्या होता, 10,000 पकड़। कल को 5 लाख हो गए, एमपी बन गए मान ले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो तनख्वाह है वो होगी 2-2.5 लाख रुपए। ठीक है ना, जो वाइट का होगा। बाकियों की बात नहीं करूंगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो भाई 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह होगी, और उसके बाद 2-2.5 लाख के बाद क्या होगा बच्चों? पॉकेट मनी हो जाएगी 20,000, है ना? मतलब ऐसे तो होगा भाई। भाई जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ेगी पिताजी की, वैसे वैसे आपकी पॉकेट मनी क्या होगी, बढ़ेगी। और आप ये सोचो कि अगर मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी जीरो, वो आपकी फादर की इनकम जो है कम होना शुरू कर दी, और आप पॉकेट मनी 15,000 में पहुंच गए थे महीना, तो क्या पॉकेट मनी 15,000 मिलती रहेगी? क्या होगा भाई? कम होती रहेगी ना। अब मान लो किसी महीने तुम्हारे पापा की तनख्वाह ही नहीं आई, तो पॉकेट मनी शून्य भी हो सकती है। तो इसका मतलब सारी कहानी क्या है कि आपकी जो पॉकेट मनी है वो टोटली निर्भर कर रही है किस पे? आपके फादर की इनकम पे। अब मान लीजिए आपके फादर जो है किसी कंपनी में काम करते हैं, और कंपनी का जो प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट भी फ्लक्चुएट करेगा, आज कुछ है कल कुछ और है। तो सोचो कि कंपनी के प्रॉफिट में आपके फादर की इनकम निर्भर कर रही है, राइट? तो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन सा हो गया? आपके फादर की इनकम किस पे? कंपनी के प्रॉफिट पे। और कंपनी का प्रॉफिट क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट हो गया विद रिस्पेक्ट ऑफ योर फादर इनकम। पर अगर हम कंपेयर करें आपके फादर की इनकम में और आपकी पॉकेट मनी में, तो इसमें दो वेरिएबल है। इसमें डिपेंडेंट कौन सा है? आपकी पॉकेट मनी। और इंडिपेंडेंट कौन सा है? आपके फादर की इनकम। ठीक है, पर जब फादर की इनकम को हमने किससे कंपेयर किया बच्चों? कंपनी के प्रॉफिट से, तो आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेंज। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे एक और चीज कहूँ, मैं ये कहूँ आपसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ कंपनी का प्रॉफिट निर्भर कर रहा है। सोचो, तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज भी फ्लक्चुएट कर रही है और कंपनी का प्रॉफिट भी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या है तुम्हारे पास? डिपेंडेंट। और कंपनी की पॉलिसीज क्या होगी? इंडिपेंडेंट। तो आपको पता लग जाता है कि कौन सी चीज डिपेंडेंट है, कौन सी चीज इंडिपेंडेंट। हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंडिपेंडेंट। अब जब हम बात करते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में, तो इसको फंक्शन में कैसे रिलेट करते हैं? देखिए, फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है, ये पहली डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो फंक्शन कहता है, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, फंक्शन ही कहता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में? जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है बच्चों?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन क्या नाम है। बात समझ में आ गया। तो फंक्शन वर्ड कहाँ से आ गया, समझ में आ गया। यानी कि हम ये कहेंगे कि पॉकेट मनी इज अ फंक्शन ऑफ योर फादर्स सैलरी, योर फादर्स सैलरी इज अ फंक्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, द कंपनीज प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गॉट इट नॉट, भेजे में घुस गया। तो अब ये यहाँ आता है फंक्शन। तो अब होता क्या है बच्चों, इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जनरली क्या होता है, जनरली एक्स इज इंडिपेंडेंट, एक्स आपका क्या कहलाता है बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई क्या होता है बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बात समझ में आ गई। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, अगर एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम लोग कहेंगे देन वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वाई को क्या बोला जाएगा बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स बोला जाएगा। वाई क्या, एक्स का फंक्शन। तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड इट इज रिटन एज, और इसको लिखा जाएगा बच्चे, इट इज रिटन एज y is equal to fx. By y is a function of x and it is written as y is equal to fx. बात समझ में आ गई नहीं है कि y x का फंक्शन होगा और उसको लिखा कैसे जाएगा, y is equal to fx. तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है और वो कहता है कि यार फंक्शन वर्ड का मतलब, तो फंक्शन का मतलब एक सिंपल भाषा में समझ y से। अगर y x को आपस में कंपेयर कर रहा हूं तो फंक्शन वर्ड का मतलब किससे है, y से। अगर कोई आपसे कहता है कि यार फंक्शन इंक्रीज हो गया, तो हम क्या कहेंगे, वाई इंक्रीज हो गया। कोई कहेगा फंक्शन टूट गया, तो हम क्या कहेंगे, वाई टूट गया। कोई कहेगा फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, वाई कंटिन्यूअस हुआ। फंक्शन कांस्टेंट हुआ, वाई कांस्टेंट हुआ। फंक्शन डिक्रीज हुआ तो वाई डिक्रीज हुआ। तो जिस भी चीज को हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी बोलेंगे, वो किसके लिए इस्तेमाल होगा बच्चों, फंक्शन वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होगा, वाई के लिए होगा। गॉट इट और नॉट, फंक्शन वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, वाई के लिए। तो ये अपने भेजे बिठा के रखना, जब भी हम फंक्शन वर्ड बोल रहे हैं तो यानी कि हम वाई की बात कर रहे हैं। फंक्शन इंक्रीज वाई इंक्रीज, फंक्शन डिक्रीज वाई डिक्रीज, ठीक है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस वाई डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस वाई कंटिन्यूअस। तो एवरीथिंग विल बी यूज्ड फॉर वाई। बात समझ में आ गया, क्लियर है। अगर एक्स और वाई को मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूँ तो गॉट इट और नॉट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता, ठीक। अब क्या होता है, ये तो एक डेफिनेशन है इसकी। अब दूसरी डेफिनेशन अगर हम फंक्शन की पढ़ें तो फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन कहां से आती है, देखो बच्चों, अगर मान लें मैं तुझे कह रहा हूं कि यहां पर ये ए कोई सेट है, ठीक है, और बी कोई सेट है। अब ए और बी सेट में के बीच में एक रिलेशन बन रहा है। तो फंक्शन की एक और डेफिनेशन समझना बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि फंक्शन की एक और डेफिनेशन की, तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। क्या होता है, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, ये एक तरह का रिलेशन। अब एक तरह का रिलेशन है, इसका मतलब किसका सबसेट होगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, क्योंकि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब फंक्शन एक तरह का रिलेशन है, यानी कि फंक्शन इज आल्सो अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। गॉट इट और नॉट, तो फंक्शन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। अब वो कहते हैं अगर मान ले यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और यहाँ पर तेरे पास है मान ले ए बी और यहाँ पर है सी डी ई एफ, ये एलिमेंट। अब यहाँ पर 5 एलिमेंट है, यहाँ पर 6 एलिमेंट है मेरे पास है। अब मैं तुझे कह रहा हूँ यार ये जो 5 एलिमेंट है ये 6 एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। अब इनका रिलेट करना कैसे, देख समझ। आप कुछ ऐसा समझो कि ये 6 जो है स्कूल है और ये 5 जो है ये स्टूडेंट है, नहीं समझे। तो दो नियम को फॉलो करा जाता है। फंक्शन है कि इसमें क्या होता है बच्चों, 2 रूल्स विल बी फॉलो। रिलेशन में कोई नियम नहीं है, कोई किसी के साथ रिलेट कर रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हम बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन में फर्क पड़ता है कि कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है। तो होता क्या है, देखिए
अगर मान लीजिए मैं कहूं यार ये स्टूडेंट है, इनको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? स्टूडेंट। और इसको क्या बोलेंगे? स्कूल्स। अब अगर मैं आपसे कहूंगा यार फंक्शन है, फंक्शन का मतलब क्या हुआ? देखिए, पहला नियम, हर बच्चा स्कूल जाए। क्या नियम है? एवरी स्टूडेंट हैज टू गो टू स्कूल। हर बच्चा स्कूल जाए। एंड द सेकंड वन इज, एक स्कूल में सिर्फ एक, मतलब हर बच्चा स्कूल जाए और एक बच्चा सिर्फ एक ही स्कूल में जाए। बात समझ में आया? आपने भेजे में बिठा दिया। क्या रूल है? अगर ए टू बी फंक्शन है, ए से बी की तरफ पे, तो ए से बी की तरफ पे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। तो रिलेशन तो कितने ही बन सकते हैं। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, गॉट इट नॉट? और फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. So if there is a function from A to B, if suppose A is a student and B is school, then we have to convey two rules. The first rule is every student has to go to school, and the second rule is each student has to go in a particular or single school. हर बच्चा स्कूल जाए और एक बच्चा सिर्फ एक स्कूल में। बात समझ में आ गई? मतलब कुछ ऐसा कि अगर मान ले ये वन इस बी की तरफ गया, तो वन अब किसी और स्कूल में नहीं जा सकता। बात समझ में? वन अगर बी की तरफ गया तो वन किसी और स्कूल में नहीं जा सकता। टू ए में चल जाए, बोलो ठीक है? अगर मान लीजिए थ्री ई में चल जाए, फोर डी में चल जाए और फाइव आपका, अच्छा क्या अभी ये फंक्शन बन सकता है? सोचो, ये अभी फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो, अभी मैंने बताया हर बच्चा स्कूल जाए, तो मेरे भाई ये जो फाइव है ये स्कूल कहां गया? क्या बोला मैंने? रूप, अगर ए टू बी फंक्शन है तो ए के सारे एलिमेंट को तुम स्टूडेंट मान लो और बी के सारे एलिमेंट को आप स्कूल मान लो। तो पहला नियम क्या? हर बच्चा स्कूल जाए और एक बच्चा सिर्फ एक स्कूल में जाए। एक स्कूल एक से ज्यादा बच्चे को ले सकता है, स्कूल तो एक से ज्यादा बच्चे को ले सकता है, और हर बच्चा एक सिंगल स्कूल में जाए। गॉट इट और नॉट? तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं ये फाइव है और फाइव ई की तरफ गया, तो ये चलेगा कि ई ने दो बच्चों को एडमिशन दे दिया, पर हर बच्चा एक स्कूल में गया ना भाई, तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। गॉट इट? भेजे में घुसा? तो अब क्या होता है बच्चों, देख समझ ध्यान से, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इनको जनरली हम लोग एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इनको जनरली हम लोग क्या कहते हैं? वाई। मतलब ये जो ए टू बी फंक्शन चलता है, इसमें ए के एलिमेंट को कहा जाता है एक्स और बी के एलिमेंट को जनरली क्या कहा जाता है? वाई। तो पहला नियम, एक्स की हर एक वैल्यू एग्जिस्ट करे, यानी कि एक्स की हर एक वैल्यू कहीं ना कहीं से रिलेट करे। और दूसरा नियम क्या है? एक्स का एक वैल्यू वाई के सिर्फ एक वैल्यू के साथ रिलेट करे। मतलब एक्स का हर एक चीज रिलेट जरूर करे और एक्स का एक एलिमेंट वाई के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेट करे। कई बात समझ में क्या बोला? एक्स का हर एक एलिमेंट रिलेट करे और एक्स का एक एलिमेंट वाई के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेट करे। तो अब पूरी तरह से लिख रहा हूं मैं, देखिए डेफिनेशन समझ में आ गया नहीं आया? तो हम ये लिखेंगे कि यार एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन। अब फिर बोल रहा हूं ये एक तरह का क्या है? रिलेशन। तो इज अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, हाँ, इज अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज, every element of A has unique image। अब every word बोल दिया तो इसका मतलब क्या? हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। और यूनिक इमेज इन बी, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए बी के अंदर। बात समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन? चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़े। देखो भाई, इन्होंने एक प्रश्न पूछा। हाँ, क्या पूछ रहे हैं भाई? क्या बताओ? देर का मतलब क्या, और क्या पूछ रहा हूँ? ये एफ क्या मतलब क्या है? ठीक है, देखो साहब, फंक्शन के लिए एक सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एफ बोलते हैं। रिलेशन के लिए हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं।
और फंक्शन के लिए हम स्मॉल एफ का एक इस्तेमाल करते हैं, ये एक सिंबल है। तो ये बताना चाह रहा हूं कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी का मतलब कि जो फंक्शन है वो कैपिटल ए से स्टार्ट हुआ और वो कैपिटल बी की तरफ गया, क्योंकि फंक्शन में ये बड़ा मैटर करता है कि शुरुआत किसने की। अगर फॉर एग्जांपल मैं तुझे कहूँ दो क्लास है और दो क्लास का आपस में झगड़ा हो ए टू बी, तो ये बड़ा मैटर करेगा फंक्शन में कि शुरुआत किसने की, पहले किसने किसकी बढ़ाई। इफ देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन वी आर सेइंग दैट ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ए स्टार्ट करेगा तो हम उसको ए टू बी बोलेंगे, ए से बी की तरफ। बात समझ में? और उसको लिखा कैसे जाएगा, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, मतलब ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी बोला जाएगा। बस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या बोला जाएगा, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आ गया? और कुछ कंफ्यूज है? बोलो। फंक्शन का एक और नाम है, इसको हम लोग मैप भी बोलते हैं बच्चों, और इसको हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, याद रखेंगे भाई, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैप और मैपिंग। ठीक है, तो फंक्शन में आप चाहे इसको मैप बोल लो चाहे मैपिंग बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से कुछ कोई कंफ्यूजन इसमें बताओ। एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी का मतलब क्या है कि एक फंक्शन है जो कि ए से बी की तरफ चल रहा है। बात समझ में आ गई? ए क्या है, एक्स के डिफरेंट वैल्यूज, और बी क्या है, वाई की डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, तो जो मतलब वाई की डिफरेंट वैल्यूज वो है नहीं, पर चलो मान लेते हैं। असल में जो बी है उसको वाई के डिफरेंट वैल्यूज नहीं बोलते, उसको कोडोमेन बोलते हैं। अभी समझाता हूँ क्या। हाँ, आगे समझ में? ये लाइन है, हाँ ये पूरी लाइन है। देख उसने क्या कहा कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज अ फंक्शन। भाई ए से बी की तरफ अगर कुछ चल रहा है तो वो फंक्शन तब कहलाएगा, मतलब उसको तो रिलेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। भाई ए से बी की तरफ को हम रिलेशन भी बोल सकते हैं ना, पर अगर मैं उसको फंक्शन बोल रहा हूं तो वो फंक्शन तब कहलाएगा जब हर एक एलिमेंट जो ए का है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट की एक तो इमेज हो, और वो इमेज कैसी हो, यूनिक हो। यूनिक का मतलब क्या हो, हर एक बच्चा स्कूल जाए वो यूनिक स्कूल में जाए, सिंगल स्कूल में जाए। बात समझ में आ गया? क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, अब इसमें कुछ और चीजें मैं आपको समझा दूं। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों फंक्शन की, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी चीजें। देखिए मान लेते हैं अगर तेरे पास यहां से ए फंक्शन है और यहाँ पर बी फंक्शन, फंक्शन नहीं है सॉरी, सेट है। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट है, मान ले 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कुछ एलिमेंट है सपोज ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ जी, ठीक है, ई एफ जी, ये मान ले तेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, ये दो सेट है। अब अगर मान ले मैं तुझे कह रहा हूँ ए, तो ए अगर मान ले कोई फंक्शन है वो एक्स टू वाई चल रहा है, क्या चल रहा है, एक्स टू वाई, तो इन सबको हमने एक्स मान लिया, वो तेरे पास वाई हो सकता है, मैं बताता हूँ क्या। अब मान लेते हैं अगर मैं तुझे कहूँ कि 1 ने रिलेट कर दिया डी के साथ, तो अगर 1 बेटा डी के साथ रिलेट करेगा तो क्या 1 किसी और के साथ रिलेट करेगा, बताओ। 1 अगर डी के साथ रिलेट कर गया तो 1 क्या किसी और के साथ रिलेट करेगा, नहीं करेगा ना भाई। अच्छा मान लीजिए 3 डी के साथ रिलेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। 3 इसके साथ बिल्कुल कर सकता है, 5 एफ के साथ बिल्कुल कर सकता है। क्या अभी ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? क्योंकि 2 खाली छूट गया। ठीक है ना, मैंने कहा खाली नहीं छूटना चाहिए, मतलब ए के हर एक एलिमेंट रिलेट करे और ए का एक एलिमेंट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट करे, वो एक से ज्यादा के साथ रिलेट ना करे। अब मान ले 2 ने ए के साथ रिलेट किया, तो क्या ये अभी फंक्शन है? अब फंक्शन बिल्कुल है। एक तो इसका हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, इसका एक एलिमेंट इसके सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब हर एक से अगर पूछा जाए कि भाई तूने किससे रिलेट किया, तो एक ही नाम देगा ना। क्लियर? अब हमने क्या किया, इसके बाद जैसे आ गया, इसके बाद जो ए के सारे एलिमेंट को बोला जाता है डोमेन, चाहे वो अच्छा ए के हर एक एलिमेंट डोमेन है क्योंकि हर एक एलिमेंट रिलेट जरूर करता है, तो ए का क्योंकि हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है तो ए का हर एलिमेंट क्या है, डोमेन। और यानी कि 1 2 3 4 5 बोल, ठीक है, यहाँ तक ये डोमेन है। और डोमेन का एक और नाम है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री इमेज। डोमेन को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, प्री इमेज बोलते हैं।
और बी का हर एक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, चाहे वो रिलेट करे चाहे वो रिलेट ना करे। बी का हर एक एलिमेंट क्या है बच्चे तेरे पास? कोडोमेन है, चाहे वो रिलेट करे चाहे वो रिलेट ना करे। ए बी सी डी और बेटा ई एफ जी, चाहे वो रिलेट करे चाहे वो रिलेट ना करे, ठीक है ना, ये कोडोमेन। और बी का वो एलिमेंट जो रिलेट करता है उसको कहते हैं रेंज, और रेंज का मतलब होता है ए डी एफ जी। बोलो समझ में आया? अब ये जो ए डी एफ जी तेरे पास है ना, इमेज, इस रेंज, इसको कहा जाएगा इमेज। क्या कहते हैं इसको? इमेज कहते हैं। और इसका पूरा नाम है बच्चों एफ इमेज। क्या कहते हैं इसको? एफ इमेज, मतलब फंक्शन की इमेज। आगे समझ में आया डोमेन क्या होता है? ए क्या, अगर ए टू बी तेरे पास फंक्शन चल रहा है तो डोमेन का मतलब ए का हर एक एलिमेंट डोमेन कहलाता है, ठीक है ना। अगर ए टू बी कोई फंक्शन चल रहा है तो ए का हर एक एलिमेंट क्या कहलाएगा बच्चों? डोमेन। डोमेन, ठीक है, उसको हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं। अगर फंक्शन ए से बी की तरफ चल रहा है तो बी के हर एक एलिमेंट को क्या कहा जाएगा? कोडोमेन कहा जाएगा। हर एक एलिमेंट को, चाहे वो रिलेट करे चाहे वो रिलेट ना करे। पर अगर बी का वो एलिमेंट जो रिलेट कर जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? रेंज कहा जाएगा। बी का वो एलिमेंट बेटा जो रिलेट करेगा दैट इज कॉल्ड रेंज। बोलो समझ में आ गया? तो आपको पता लग गया कि यार डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। व्हाट इज नॉट? ठीक। अब इसमें हम लोग फंक्शन को लिखते कैसे हैं? अगर हम एफ लिखें तो एफ कैसे लिखेंगे सोचो। अब यहाँ पर भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह, और वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाए जाएंगे? जैसे वन ने डी के साथ रिलेट किया, सोच, तो वन कॉमा डी आ गया, नहीं समझे? फिर मान ले तेरे पास टू ने ए के साथ रिलेट किया, ठीक है ना, और इसी तरीके से मान ले थ्री ने जी के साथ रिलेट किया, और फोर ने डी के साथ रिलेट किया, और फाइव ने एफ के साथ रिलेट किया। बात समझ में आए? तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा जाता है फंक्शन। गॉट इट? तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन किसे कहेंगे? ए का हर एक एलिमेंट रिलेट करे और ए का एक एलिमेंट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट करे। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल तुम लोगों को दे रहा हूं, मुझे बताइएगा सोच समझ के। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ यार चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ फंक्शन और नॉट, इज अ फंक्शन और नॉट। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ यार ये दो जो नीचे लिखे हुए ये आपके फंक्शन है कि नहीं, मान ले मुझे करना है। अब ए तेरे को दे रखा है, मान ले ए तेरे पास है, मान ले 1 2 3 4 है, और नॉट फ्रॉम ए टू बी, इसको लिख लेना फ्रॉम ए टू, ठीक है। अब मान ले ए फंक्शन है तो 1 2 3 4 है, और बी तेरे पास है मान ले 6 7 8 है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ पहला वाला पार्ट है, अगर मैंने कहा यार एक फंक्शन है और वो आपका 1 6 है, 1 7 है और 1 8 है, तो बताइए क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? वेरी गुड है। 2 3 4 नहीं आया, और कोई कारण भी है? और 1 3 बार रिलेट कर गया, ये भी तो हाँ, तो इट्स नॉट अ फंक्शन। समझ में आया नहीं है भाई? कौन सी चीज फंक्शन हो सकती है, कौन सी चीज फंक्शन नहीं हो सकती? अगर मान ले एफ सच दैट है, अब वो तेरे पास है मान ले 1 7 है, 2 6 है, 3 8 है, तो क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? चौथा नहीं आया। चौथा क्या तेरे पास? 4 8 कर दिया, अब ये फंक्शन है? क्यों है बता? एक तो हर एक एलिमेंट रिलेट कर गया, एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ रिलेट कर गया, हम क्या बोलेंगे? इट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। बिल्कुल सही बात है। आ रहा है फंक्शन? नहीं आ रहा है? ठीक है ना, फंक्शन इसकी डेफिनेशन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बाकी चीज तो आसान है। एफ सच दैट है, हमारे 1 7 है, 2 6 है, 3 8 है, 4 6 है, और 1 5 है, 1 6 है, तो बताइए क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? वेरी गुड। तो आपको ये चीज पता लग गया ना, कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो नॉट अ फंक्शन, क्लियर है? अभी मैं फंक्शन कौन सा नहीं है कौन सा नहीं है इसमें और बात करेंगे, जस्ट नोट इट डाउन। अब मैं तुम लोगों को आगे पढ़ा रहा हूँ बच्चों की, अगर मान ले मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, ये समझ में आ गया तुम लोगों को कौन सी चीज फंक्शन होगी कौन सी चीज फंक्शन नहीं? अब मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना प्रॉपरली, ठीक है? देखिए क्या है,
कि ये तो x है और ये y है ना, यानी कि फंक्शन कब कहेंगे, जब हर एक x के लिए यूनिक y होगा, यानी कि x की जितनी वैल्यूज हैं यहाँ पर, x की जितनी वैल्यूज हैं x1 x2 x3 x4, उसके लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, y1 y2, सही कह रहा हूँ, अरे बोलो, यानी हर एक x के लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा कभी नहीं ना हो कि y की x की वैल्यू कि 2x के लिए एक y हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, 2 या 2 से ज्यादा x के लिए एक y तो नहीं होना चाहिए ना, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, एक x के लिए 2 y तो नहीं हो सकते ना, एक x के लिए 2 y नहीं हो सकता ना, 2 या 2 से ज्यादा x के लिए सिंगल y हो सकता है, पर सिंगल x के लिए एक से ज्यादा y नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा सोच समझ। मान लीजिए अगर मैं आपको कुछ ग्राफ बना के दिखाऊं और मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन ऐसे दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि यार इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फंक्शन का ग्राफ, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए जवाब दीजिएगा। पहला, भैया x है, ये y है, अगर मैं आपसे कहता हूं फंक्शन है, कौन सा ग्राफ है, एक ग्राफ मैंने बनाया, सोच समझ के बताइएगा, क्या ये ग्राफ फंक्शन का हो सकता है, सोच समझ के बताइए, क्या ये ग्राफ फंक्शन का हो सकता है, क्यों, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक x के लिए 2 y आ गया, अगर यहां पर x है ना x1, तो अगर ये x1 मेरे पास है तो इसके लिए y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, भाई एक तो यहां पर आ गया और एक यहां आ गया, तो यानी कि इन दोनों पॉइंट पे क्या x तो सेम है पर y डिफरेंट है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। वेरी गुड, शाबाश। अब दूसरा बताइए, सोच समझ के, क्या ये वाला ग्राफ फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ हो सकता है, हो सकता है, कैसे, हाँ हो सकता है पक्का। अगर मान ले मैं तुझे कहूँ कि यार यहाँ पर x कुछ है और यहाँ पर भी x है, ये x1 है और यहाँ पर x2 है, तो दोनों जगह में एक बात नोटिस नहीं कर रहा हूं मैं कि दोनों जगह में y सेम है, सोचो, तो हो सकता है फंक्शन, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि y के सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शाबाश। अच्छा तीसरा ग्राफ बताइएगा, हाँ ये फंक्शन का है कि नहीं, क्यों नहीं है, अगर यहाँ पर x है तो ये x1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया y और यहाँ पर भी क्या आ गया y, यानी कि एक x के लिए 2 y आ गया, तो यानी कि मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर हो गई। तो अब सुनो ध्यान से, अगर कोई भी ग्राफ हॉरिजॉन्टली टर्न करे, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे या ऐसे, तो कोई भी ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टली टर्न करे तो फंक्शन ग्राफ नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने, कोई भी ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टली टर्न करे तो फंक्शन किसका ग्राफ नहीं हो सकता बच्चों, फंक्शन ग्राफ नहीं हो सकता अगर वो हॉरिजॉन्टली टर्न करे, पर अगर वो वर्टिकली टर्न करता है तो वो फंक्शन ग्राफ हो सकता है। क्या बोला मैंने, हॉरिजॉन्टली टर्न करे तो फंक्शन ग्राफ नहीं हो सकता, पर अगर वर्टिकली टर्न करे तो फंक्शन ग्राफ हो सकता है। बात समझ में आ गई? जैसे चौथा ग्राफ एक और देख, सोच समझ के बताइएगा, क्या ये फंक्शन का ग्राफ है, क्यों नहीं है, वेरी गुड, और वैसे भी ये हॉरिजॉन्टली टर्न कर गया, विच इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। समझ में आ गया? तो आज तुम लोगों को मैंने बताया कि कौन सा ग्राफ फंक्शन का होता है, कौन सा ग्राफ नहीं होता है, फंक्शन होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है, आगे समझे। कल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, तो चलिए कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।